नमस्कार। स्वागत आपके अपने YouTube चैनल सुरेश कुमार PNCT में। साथियों, आज हम बात करेंगे भूगोल के पेपर के बारे में जो कल होने वाला है। आज मैंने बड़ी मेहनत के साथ में ऐसे प्रश्नों का समावेश किया और ऐसे प्रश्नों का संकलन किया है कि कल जो होने वाला भूगोल का पेपर है उसमें लगभग कई प्रश्न हूबहू मिलेंगे। यदि हूबहू नहीं मिले तो भी इनके इर्द गिर्द वाले सवाल, बहुत सारे सवाल आपको इस मेरे संकलन से देखने को मिलेंगे। तो बिना किसी समय को गंवाए हम सीधा प्रश्नों पर आते हैं और पहला ही प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है भारतीय कृषि के प्रकार। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय कृषि के प्रकार। भारतीय कृषि के प्रकार। भारतीय कृषि के प्रकारों को दो भागों में बांटा है। पहला है सिंचित, और दूसरा है बारानी, या फिर हम उसको कह सकते हैं वर्षा आधारित। अब सिंचित किसे कहेंगे? सीधी सी बात है, जिसको हम सिंचाई के माध्यम से उसकी खेती करेंगे उसको सिंचित कहेंगे। और बारानी वर्षा का आधार। एक शब्द वर्षा, जैसे वर्षा आधारित आ जाए तो ठीक है, और जैसे ऐसा पूछ लेंगे भी बारानी कृषि किसे कहते हैं, तो वर्षा आधारित, यानी ऐसी फसलें जो वर्षा पर डिपेंड करेंगी। जब वर्षा आएगी और उनको पानी मिलेगा तो फिर वो फसलें उत्पादित होगी। तो वे अब सिंचित और बारानी में भी दो एक एक प्रकार है। जैसे पहला सिंचित में एक और है रक्षित, और इसके अंदर है और एक उत्पादक सिंचित। रक्षित सिंचित का मतलब ये होता है कि ऐसी फसलें सिर्फ उनको रक्षा के लिए, मतलब जीवित रह जाए और उनका उत्पादन हो जाए, इसके लिए ही इसको पानी के लिए सिंचित की जाती है, पानी उसमें छोड़ा जाता है। दूसरा है कि उत्पादक, यानी ज्यादा से ज्यादा कैसे उत्पादकता प्राप्त की जाए, तो उस हेतु जिन फसलों को सिंचाई की जाती है वो उत्पादक फसलें। फिर बारानी वर्षा। बारानी में भी दो प्रकार, एक तो शुष्क और एक, पहला है शुष्क और दूसरा है आर्द्र। शुष्क का मतलब ये हो गया कि जिस ऐसी खेती का भाग जहां पर 75 सेंटीमीटर से जो वर्षा है वो कम होती है, ऐसा। शुष्क का मतलब सामान्य अर्थ में हम समझे तो सूखा होता है, और आर्द्र का मतलब ज्यादा बारिश की जरूरत। तो आप भलीभांति इसके बारे में समझ गए होंगे कि भारतीय कृषि के जैसे आपको प्रकार पूछे तो सिंचित और दूसरा बताना बारानी, फिर आपको सिंचित के अंदर रक्षित बताना है और उत्पादकता बताना, फिर उसके बारे में बारानी में शुष्क और आर्द्र। तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल था। अगला प्रश्न है फुटकर व्यापार। किसे कहते हैं फुटकर व्यापार? फुटकर व्यापार का मतलब ये होता है कि जो भी उपभोक्ता होते हैं उनकी प्रत्यक्ष मांगों को पूरी करते हैं। वो क्या करें, फुटकर व्यापार वाले जो होते हैं वो होलसेल जो दुकान होती है वहां से माल खरीदते हैं और अपने जो भी क्या कहते हैं उस उपभोक्ता को सीधे माल पहुंचाता है। यानी आपने देखा होगा कि अपने गाँव के अंदर वो ठेले वाले आते होंगे, आपने भली भांति उनसे परिचित हो गए और उनसे सामान भी खरीदा होगा। तो वे जो ठेले वाले हैं वो फुटकर श्रेणी में आते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या लिखने की? ऐसे व्यापारी जो उपभोक्ताओं की प्रत्यक्ष मांग को पूरा करते हैं, तो फुटकर व्यापार कहलाते हैं। फिर अगला महत्वपूर्ण सवाल, असंशोधित मृत्यु। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है असंशोधित मृत्यु दर ज्ञात करने का जो सूत्र है वे है किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या, किसी वर्ष विशेष में क्या मृतकों की संख्या, ये संख्या हो गया।
और उसका भाग है किससे देना कि एक उस वर्ष के मध्य अनुमानित जनसंख्या कितनी है, उस वर्ष के मध्य अनुमानित जनसंख्या, अनुमानित जनसंख्या, और फिर इनको गुणा करना है 100 से। ये आगे यहाँ पर आएगा गुणा, और ये 100। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, इसको आप करिएगा। ये असंशोधित मृत्यु दर को ज्ञात करने का एक महत्वपूर्ण सूत्र है। फिर आगे बात करेंगे पर्यावरण निश्चयवाद। एक बार इनको मिटाता हूं। एक है पर्यावरण निश्चयवाद, पर्यावरण निश्चयवाद। एक है संभववाद। संभववाद। पर्यावरण निश्चयवाद क्या होता है? पर्यावरण निश्चयवाद का ये मतलब होता है कि प्रकृति के अनुसार मनुष्यों का ढलना, यानी कि प्रकृति किसी प्रकार की प्रक्रिया और अपने नियम मनुष्य के साथ में साझा करेंगी और मनुष्य जो है उस प्रकृति के अनुसार ढल जाएगा। तो ये है पर्यावरण निश्चयवाद। पर्यावरण निश्चयवाद को प्राकृतिक निश्चयवाद भी कहते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। संभववाद। दूसरा, संभववाद के अंदर हम बताएंगे कि प्रकृति कोई भी प्रक्रिया और नियम बताएंगे और उनके अनुसार मानव चलना प्रारंभ करेंगे, लेकिन जब भी प्रकृति उसको अवसर प्रदान करेंगे, यानी उसके अंदर जो संभावना होगी उस संभावनाओं को प्रयोग मानव करेंगे और प्रकृति के साथ साथ वो चलेगा। यानी कि जो संभावना क्या है उसके प्रकृति उसको क्या अवसर प्रदान करे, उस अवसरों का उपयोग करेंगे संभववाद के अंदर। और फिर है इन दोनों के बीच का जो मार्ग है, इनके और इनके बीच का मार्ग जो है वो है नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद, बीच का मार्ग। नवनिश्चयवाद क्या होता है कि यह न तो पर्यावरण निश्चयवाद को मानता है और न ही संभववाद को मानता है। ये कहता है कि पर्यावरण अपने प्राकृतिक जो नियम हैं और प्रक्रिया हैं वो उनको देखेंगे, लेकिन जब भी ऐसा अवसर आएगा तब वो उन प्रकृति पर विजय प्राप्त करेगा। यानी ये प्रकृति पर डिपेंड नहीं रहेंगे, ये प्रकृति पर क्या करेंगे, विजय प्राप्त करेंगे। तो ये है नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद का मतलब ये हो गया कि मनुष्य मानवीय क्रियाओं तथा नियमों के द्वारा प्रकृति पर विजय प्राप्त करता है। तो ये है पर्यावरण निश्चय, नहीं माफ कीजिएगा, नवनिश्चयवाद। फिर है हरित क्रांति। हरित क्रांति, क्रांति की उपलब्धि। एक छोटा सा सवाल है, हरित क्रांति की उपलब्धि क्या है? हरित क्रांति की उपलब्धता यह है कि खाद्यान्नों के अंदर भारी मात्रा में बढ़ोतरी। ये एक महत्वपूर्ण सवाल, छोटा सा सवाल, ऑप्शन टाइप आ सकता है या फिर छोटा सा अति लघुत्मक प्रश्न भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपको जो याद करना है वो डैन्यूब जल मार्ग, डैन्यूब जल मार्ग। दूसरा है वोल्गा, वोल्गा जल मार्ग। और एक है वृहद जिले सेंट लॉरेंस, वृहद जिले सेंट लॉरेंस। समुद्री मार्ग। तो इसको आपको अपने स्तर पर तैयार करना है। डैन्यूब जल मार्ग है, वोल्गा जल मार्ग है, वृहद जिले मार्ग है। बोर्ड छोटा होने के हिसाब से हम इसको विस्तार से नहीं समझा पाएंगे। ये महत्वपूर्ण सवाल है, डैन्यूब जल मार्ग, वोल्गा जल मार्ग, वृहद जिले।
ये अपने स्तर पर याद करिए। और अगला प्रश्न देखते हैं, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण। अम्लीय जो वर्षा होती है उसका मुख्य कारण क्या है, उसका कारण क्या है? एक प्रश्न है, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? कल कारखानों और जो भी फैक्ट्रियां है उसके द्वारा जो गंधक छोड़ी जाती है और उनसे जो बारिश होती है उसको क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा। और बहुत ही हानिकारक वर्षा होती है। और अगला प्रश्न देखते हैं, जूमिंग कृषि। एक प्रश्न है, जूमिंग कृषि। महत्वपूर्ण सवाल है ये, हर एक दूसरे एग्जाम में पूछा जाता है। जूमिंग या फिर इसको क्या कहते हैं? स्थानांतरण, स्थानांतरित, 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 स्थानांतरित या फिर उसको लादांग भी कह सकते हैं। जूमिंग कृषि और स्थानांतरण कृषि, जिसको इंडोनेशिया के अंदर लादांग भी कहा। अब ये जो जूमिंग कृषि क्या है, ये भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, जब भारत का जब आप मैप देखोगे ऊपर वाला और ऐसे, ये जो उत्तर पूर्वी वाला भाग है, सही से नहीं बना पाए नक्शा, लेकिन उत्तर और पूर्वी वाला ये जो राज्य है, यहाँ पर जो कृषि की जाती है उसको जूमिंग कृषि। अब जूमिंग कृषि होती क्या है? स्थानांतरण कृषि क्या होती है? ऐसी कृषि जिसमें क्या होता है कि एक क्षेत्र विशेष में वन जो खड़े होते हैं उस वनों को जला दिया जाता है और वहां पर कृषि की जाती है। फिर क्या होता है कि 2-3 वर्ष बाद में वापस वो जो खेती करने वाले लोग हैं वो अगले स्थान पर जाते हैं और अगले स्थान पर जाकर वहां के जो जंगल है उनको काट दिया जाता है और फिर वहां पर कृषि करना शुरू। ऐसा करके आगे से आगे बढ़ते रहते हैं और आगे से आगे वन जलाते रहते हैं और मतलब जो खेती है उसका स्थानांतरण होता रहता है। जैसे जैसे आगे जाते हैं और वन काटते रहते हैं और वहाँ पर खेती करते हैं, फिर वापस जब समय मिलता है तो वापस वहाँ पर आते हैं और इस प्रकार से आगे वन को काट कर जो खेती की जाती है उसको स्थानांतरित कृषि। लादांग इसका ही दूसरा नाम है जिसको इंडोनेशिया के अंदर लादांग कहा जाता है। तो यही है जूमिंग कृषि, स्थानांतरित कृषि और लादांग। फिर अगला प्रश्न, साइबर स्पेस। साइबर स्पेस महत्वपूर्ण सवाल है ये भी। साइबर स्पेस का मतलब क्या होता है? विद्युत के माध्यम से कंप्यूटरीकरण करना, यानी कि इसका दूसरा जो साइबर स्पेस का जो दूसरा नाम है वो इंटरनेट। अब इस साइबर स्पेस का उपयोग क्या है, इनकी महत्ता क्या है? इसकी महत्ता ये है कि भाई कम समय के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी सूचनाएं हैं उसको प्रेषित कर सकते हैं और इसमें समय की बचत होती है। और एक पूरा साइबर स्पेस से पूरा जो विश्व है वो ग्लोबल विलेज बन गया है, यानी पूरा विश्व एक गांव की तरफ हो गया। एक गांव में जिस प्रकार से काम जो होते हैं वो आसानी से कर देते हैं, उसी के जैसे पूरा विश्व एक गांव के जैसा बन गया है। मतलब कोई भी एक स्थान से एक कोने पर कहीं पर बैठा है और दूसरे स्थान पर कोई भी सूचनाएं भेजनी है तो वो काम इस साइबर स्पेस यानी इंटरनेट के माध्यम से आसानी से किया जाता है। यानी इंटरनेट को क्या कहते हैं? इंटरनेट को कहते हैं साइबर स्पेस। अब अगला प्रश्न देखिए, भारत में भाषाई संगठन, भारत में भाषाई संगठन, भाषाई संगठन। भारत में भाषाई संगठन का मतलब ये हो गया कि भारत के अंदर विभिन्न प्रकार की जो भाषाएं बोली जाती हैं वे। अब इसके बारे में आपको क्या लिखना है कि भारत विविधताओं में एकता वाला देश है और यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। और भारत का जो संविधान है उस भारत के संविधान के अंदर 22 भाषाओं का उल्लेख है। और यहाँ पर जो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली जो भाषा है वो हिंदी है और सबसे कम संस्कृत बोली जाती है। और इसके बारे में आपको भाषा के रिलेटेड जो सवाल है उत्तर है उसको लिखना है। फिर है
भारतमाला योजना, भारतमाला योजना। अब भारतमाला योजना क्या है उसका हम पढ़कर बताते हैं कि तटवर्ती भागों की सड़कों के विकास क्षेत्र व छोटे बंदरगाहों से जोड़ना। भारतमाला एक ऐसी योजना है जो तटवर्ती इलाके हैं उनको क्या करना है, उनके विकास के लिए सड़कों से जोड़ा जाता है। दूसरा है कि पिछड़े इलाके धार्मिक पर्यटनों को जोड़ना। जो भी पिछड़े इलाके हैं उसको धार्मिक स्थान और जो पर्यटन स्थल है उनको उनसे जोड़ना। तीसरा है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए जिला मुख्यालय को जोड़ना। राष्ट्र का कैसे विकास हो इसलिए उनको जिला मुख्यालय से उनको जोड़ना। सेतु भारत परियोजना से 1500 पुल व 200 रेल पुलों का निर्माण किया। यानी इस भारतमाला योजना के अंदर एक और योजना है सेतु भारत परियोजना। इसके अंदर 1500 पुल और 200 रेल पुलों का निर्माण किया गया। अगला प्रश्न है स्वामित्व आधार पर उद्योग। स्वामित्व आधार पर उद्योग। स्वामित्व आधार पर उद्योग इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला कौन सा? सार्वजनिक। सार्वजनिक का मतलब ये होता है कि ऐसे उद्योग जिसका स्वामित्व का मतलब क्या होता है? हक, जिस पर किसका हक है। सार्वजनिक का मतलब ऐसे उद्योग जिस पर केंद्र सरकार का या फिर सरकार का क्या होगा? हक होगा, हक, भागीदारी होगी। और दूसरा है निजी। निजी का मतलब कोई भी संस्था होगी या फिर कोई व्यक्ति विशेष होगा, उसका खुद का स्वामित्व होगा, उसका खुद का हक होगा, उसकी एक अकेले की भागीदारी होगी, तो वो आ गया निजी। और संयुक्त में ऐसे उद्योग जिसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ में कोई भी निजी व्यक्ति हैं उनके साथ में जो उद्योग होगा वो निजी संयुक्त के अंदर आएगा। तो ये थे स्वामित्व के आधार पर 3 प्रकार, सार्वजनिक उद्योग और दूसरा निजी उद्योग और तीसरा संयुक्त उद्योग। फिर हम बात करेंगे जल संवर्धन के विकास की परियोजना। जल संवर्धन, जल संवर्धन योजना। इसके अंदर 3 योजना है, आपको याद रखना है। एक तो हरियाली योजना, हरियाली। दूसरा है नीरू व मीरू। नीरू को क्या कहते हैं? जल। और मीरू को क्या कहा? आप, यानी जल और आप। तीसरी है अरवारी पानी संसद, पानी संसद। अरवारी पानी संसद। अब पहली बात तो जल संवर्धन होता क्या? जल संवर्धन का मतलब ये होता है कि ऐसे प्रयास जिसके द्वारा धरती के अंदर का जो भौमिक जल है या धरातलीय जो जल है उसके बढ़ावा में प्रयास करना। यानी किस प्रकार से ऐसे क्या कोशिशें करें या फिर ऐसे कौन से प्रयास करें जिससे धरातल और भौम जल के स्तर में बढ़ोतरी आए। ये है जल संवर्धन। जल संवर्धन का मतलब आप समझ पाए होंगे, यानी कि धरातल और भौम जल के स्तर को बढ़ाना जल संवर्धन कहलाता है। इसके लिए 3 महत्वपूर्ण योजना है। पहली योजना है हरियाली। ये हरियाली जो योजना है वो केंद्र सरकार की योजना है जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर लागू की गई। फिर है नीरू व मीरू। नीरू यानी जल व मीरू यानी आप। नीरू व मीरू जो परियोजना है वो आंध्र प्रदेश के ग्रामीण इलाकों के अंदर योजना संचालित है। तीसरा है अरवारी पानी संसद। अरवारी पानी जो संसद है ये राजस्थान के अलवर जिले के अंदर संचालित है। यानी तीनों का ये काम ये है कि किस प्रकार से धरातल और भौमिक जल को ऊपर उठाना है। जैसे आप जल संवर्धन के बारे में आए तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और ये आपको इसके अंदर।
फिर है जल परिवहन के लाभ। जल परिवहन के लाभ। अब जल परिवहन के क्या लाभ हैं तो हम पढ़ते हैं इसके बारे में। परिवहन का सबसे सस्ता साधन है, सबसे सस्ता साधन कौन सा है? जल परिवहन। और दूसरा है कि ऊर्जा की जो लागत है अपेक्षाकृत कम होती है। इसके अंदर ऊर्जा की लागत है बिल्कुल कम आती है। इसके अंदर जहाज चलाए जाते हैं और महासागरों से जुड़े होते हैं। ये हैं जल परिवहन के लाभ। जल परिवहन के लाभ के अंदर आपको ये लिखना है, ये सबसे सस्ता साधन है, महासागरों से जुड़ा होता है और इसके अंदर जहाज चलाए जाते हैं और ऊर्जा अपेक्षित कम लगती है। तो ये जल परिवहन के लाभ है। अगला प्रश्न है पर्यटन प्रदेश। पर्यटन प्रदेश, पर्यटन प्रदेश किसे कहते हैं? पर्यटन प्रदेश किसे कहते हैं? ऐसे जो प्रदेश हैं जिसके अंदर पर्यटन किसी विशेष विरासत को देखने के लिए आए, ऐसे प्रदेश पर्यटन प्रदेश कहलाएंगे। जैसे राजस्थान की बात करें तो उदयपुर है, तो उदयपुर के अंदर बहुत सारी झीलें हैं। उस झीलों को देखने के लिए अलग अलग पर्यटक आते हैं, तो ये पर्यटन नगर हुआ है। जैसे जोधपुर है, जोधपुर के अंदर बहुत सारे किले, जैसे मेहरानगढ़ का किला है और भी जसवंत है। ऐसे जो स्थान है, उसको स्थानों को देखने के लिए जो पर्यटक आते हैं उसको क्या कहते हैं? पर्यटन। और जो पर्यटन जो नगर होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं? जहाँ की सांस्कृतिक और जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मजबूत होगी या फिर उसका प्रभाव होगा। सांस्कृतिक और जो ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि होगी वो प्रभावित करेंगे लोगों को, तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक आएंगे। यानी कि पर्यटक नगर का मतलब ये हो गया जहाँ पर पर्यटक आते हैं उसको क्या कहते हैं? पर्यटन। फिर अगला प्रश्न देखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल ये है कि मानव सूचकांक, मानव सूचकांक, मानव सूचकांक पर देशों का वर्गीकरण। देशों का क्या है? वर्गीकरण। अब कैसे इसका वर्गीकरण किया है वो आपको लिखकर बताता हूं। 4 प्रकार से किया। एक तो अति उच्च, दूसरा है उच्च, तीसरा है मध्यम और चौथा है निम्न। अब उसको कैसे कैटेगराइज किया है वो देखते हैं। स्तर। और दूसरा कॉलम है जो सूचकांक है उसका स्कोर, सूचकांक स्कोर, सूचकांक का जो स्कोर है। अति उच्च के अंदर कौन सा आएगा? जिसका सूचकांक 800 से ऊपर, 800 से ऊपर, ये अति उच्च के अंदर आएंगे। और दूसरा है जो उच्च है वो 700 से लगा, 0.700 से 0.799 तक ये। और जो है अगला मध्यम वाला है 0.550 से 0.699 के बीच। और लास्ट जो है 0.549 से नीचे ये है। इसके अंदर 66 देश हैं अति उच्च में, और इसके अंदर 53 देश हैं उच्च के अंदर,
और इसके अंदर 37 देश हैं मध्यम के अंदर, और 33 इसके अंदर है निम्न के। ये आप इसमें शॉट ले लीजिए। महत्वपूर्ण सवाल है, मानव सूचकांक पर देशों का वर्गीकरण। इसके अति उच्च, उच्च, मध्यम और निम्न। जिनका सूचकांक 0.800 से ऊपर होगा वे अति उच्च में है। जिसका सूचकांक 0.700 से 0.799 के अंदर आएगा वो उच्च के अंदर है। और जिनका जो सूचकांक है 550 से 0.699 जो है वो मध्यम के अंदर। और जिनका सूचकांक 0.549 से नीचे है उसका निम्न के अंदर। अब अति उच्च के अंदर जो है 66 देश शामिल किए गए, उच्च के अंदर 53 देश शामिल किए गए, और मध्यम के अंदर 37 और निम्न के अंदर 33। ये जो देश हैं कैटेगराइज किए गए हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न है, कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे, कोंकण रेलवे के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। क्या है कोंकण रेलवे, इसके बारे में पढ़ते। निर्माण उसका हुआ है 1998 में, यानी 1998 के अंदर। इसकी लंबाई जो है 760 किलोमीटर है, और महाराष्ट्र के रोहा को कर्नाटक के मंगलोर से जोड़ता है। और ये जो रेल मार्ग है 146 नदियों व धाराओं व 2020 पुलों को एवं 91 सुरंगों को पार करता है। इस रेल मार्ग में एशिया की सबसे लंबी सुरंग है जो 6.5 किलोमीटर है। कोंकण रेलवे अभियांत्रिकी का एक अनूठा चमत्कार माना जाता है। इस उद्यम में कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र भागीदार। इसको कोंकण रेलवे के बारे में आपको पढ़ना है कि पहला तो है इसकी जो स्थापना हुई थी कब, 1998 में। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, लंबाई 760 किलोमीटर है। 760 किलोमीटर है। अब इस जोड़ता किस किस को है, तो जोड़ता है महाराष्ट्र के अंदर रोहा है, महाराष्ट्र के अंदर क्या है, रोहा को कर्नाटक के मंगलोर तक इनको जोड़ता है। अब ये क्या है, इसके अंदर बहुत सारी सुरंगें हैं, जिसके अंदर 2020 तो क्या है, 2020 तो है पुल, और 91 क्या है, 91 है सुरंगें है। और क्या है इसके अंदर, विश्व की जो सबसे लंबी जो सुरंग है वो इसी के अंदर है, 6.5 किलोमीटर। विश्व की क्या है, विश्व की सबसे लंबी सुरंग है। और क्या है, यांत्रिकी का अनूठा चमत्कार। ये आपको इसके अंदर लिखना है, कोंकण रेलवे के अंदर। महत्वपूर्ण सवाल है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे, कोची बंदरगाह। पहला पढ़ा हमने कोंकण, और अब पढ़ेंगे कोची बंदरगाह। कोची बंदरगाह अब क्या है कोची बंदरगाह, ये जो है मालाबार तट पर, मालाबार तट है, कहां पर, केरल में स्थित है। इनकी जो विशेषता क्या है, एक तो ये लेंगुन झील के पास में, लेंगुन जो झील है
जिसको हम क्या कहते हैं, वेबनार झील भी कहते हैं, वेबनार नाद झील भी कहते हैं, इसके पास में। दूसरी इसकी विशेषता क्या है, ये केरल, दक्षिणी कर्नाटक और तमिलनाडु की, यानी कि दक्षिणी भारत है। दक्षिणी भारत के अंदर जो केरल है, दक्षिणी भारत में केरल है और तमिलनाडु है, कर्नाटक है, कर्नाटक और तमिलनाडु इनके क्या करता है, आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और इसका इनकी जो विशेषता है, ये बंदरगाह स्वेज कोलंबो को क्या है, पास है, स्वेज कोलंबो के पास है। तो ये है कोची बंदरगाह है, मालाबार तट पर केरल के पास में। इसके लंगून झील है, उसको वेबनाड झील भी कहते हैं, उनके पास में है। दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक जो तमिलनाडु है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और स्वेज कोलंबो के पास में स्थित है। कौन सा, कोची बंदरगाह। अगला प्रश्न है, छोटे छोटे सवाल पूछे जाएंगे कि कृषि योग्य भूमि, एक तो है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, कौन सी, व्यर्थ भूमि। एक होती है वर्तमान परती भूमि, और एक होती है पुरातन परती। अब क्या है, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि किसे कहते हैं, कि ऐसी कृषि जिस पर खेती की तो जाती है लेकिन कुछ प्रयास किए जाने पड़ते हैं, ऐसी भूमि है और वो व्यर्थ में पड़ी है, जिस पर प्रयास नहीं किए जा रहे हैं, वैसी भूमि क्या कहलाएंगी, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। यानी इस पर खेती की जा सकती है लेकिन थोड़े से प्रयास करने पड़ते हैं। ऐसी जो भूमि होगी वो क्या होगा, 5 साल से अधिक समय के लिए पड़ी रहेगी, 5 साल से अधिक, अधिक 5 साल से अधिक पड़ी रहेंगी और मतलब उस पर प्रयास किए जाए तो ये कृषि योग्य के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा है वर्तमान परती। वर्तमान परती का मतलब हो गया कि 1 साल या फिर 6 महीनों के अंदर अंदर वो अभी पड़त के लिए छोड़ी है। अब पड़त के लिए क्यों छोड़ी है, क्योंकि अभी 6 महीनों बाद में या फिर 1 साल के बाद में वापस उसको एक बार पड़ी रहने के बाद में खेती करेंगे तो गांव की उपज अच्छी होगी। इसके लिए 1 साल या 6 माह। फिर पुरातन परती का मतलब होता है कि ऐसी जो दत्ती हैं वो 5 साल से कम और 1 साल से अधिक समय के लिए पड़ी। 1 साल से अधिक भी हो सकता है, 6 महीने से अधिक भी हो सकता है, 2 साल हो सकता है, 3 साल, लेकिन 5 साल से कम। ये तो 5 साल से अधिक है और ये 5 साल से कम। तो ये है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, वर्तमान परती और पुरातन परती। अगला प्रश्न है, चलवासी पशु चारण और वाणिज्य पशु धन पालन। महत्वपूर्ण सवाल है ये। चलवासी और एक है वाणिज्य पशुधन। चलवासी पशु चारण क्या होता है, चलवासी पशु चारण और वाणिज्य पशुधन। चलवासी पशु चारण का मतलब ये होता है कि ऐसे पशुधन जिसको हम क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं और चराते हैं। और वाणिज्य पशुधन होता है, उनका जो उद्देश्य है कि व्यापार करना है, सिर्फ व्यापार के लिए ऐसे पशु नस्लें प्रयोग में ली जाती है। इसके अंदर अंतर आपको क्या क्या लिखना है, एक एक पॉइंट को आपको बताता हूँ।
कि ये है जो पुरानी तकनीक है और ये है जो नई तकनीक है। और ये जो है पशु ये जल व चारे के लिए जलवासी के अंदर क्या होता है, जल और चारा के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि जल और चारे के लिए अन्यत्र कहीं जाना नहीं पड़ता, लेकिन उसको बाड़े के अंदर ही जल और चारा उपलब्ध करवाया जाता है। और है कि इसके अंदर विभिन्न नस्लें होती है, बहुत सारी नस्लें, गाय के साथ में भैंसे भी रहती है, भैंसे के साथ में बकरियां वगैरह बहुत सारी। लेकिन इसके अंदर पर्टिकुलर एक ही नस्ल का प्रयोग, जैसे मुर्गी है तो मुर्गियां ही मुर्गियां रखेंगे, बकरी है तो बकरी ही बकरियां, मतलब एक पर्टिकुलर नस्ल इसके अंदर रखी जाएंगी। फिर है कि ये जो है स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर, जलवासी जो है किसी के पास में जो भी भेड़ बकरियां जो है वो अपनी स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही सिर्फ इसको रखते हैं। लेकिन इनका जो उद्देश्य है स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो उसके साथ में व्यापार करना इसका उद्देश्य होता है। फिर है प्राकृतिक घास पर, ये जो है प्रकृति के द्वारा उत्पन्न जो घासें हैं उस पर डिपेंड करते हैं। ये प्राकृतिक घासें भी खाते हैं, लेकिन इसके साथ में चारा इनको अन्य अलग से इनको उपलब्ध भी करवाना पड़ता है। ये जो श्रम प्रधान है, यानी इसके अंदर ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और ये जो है पूंजी प्रधान, मेहनत तो इसके अंदर भी करनी पड़ती है, लेकिन इसके अंदर क्या पैसों से काम ज्यादा होता है और इसे जो मेहनत करने से काम ज्यादा होता है। ये काम पर पाया जाता है जलवासी उत्तरी अफ्रीका, मंगोलिया और चीन जैसे देशों के अंदर ये जलवासी होता है। और ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ जो हम पढ़ते थे पहले, इसके अंदर जो देश है न्यूजीलैंड है, अर्जेंटीना है, उरुग्वे है, इन देशों के अंदर ये वाणिज्य पशुधन पाया जाता है। जो महत्वपूर्ण सवाल था ये भी। अगला प्रश्न, सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि। सहकारी और सामूहिक कृषि महत्वपूर्ण सवाल है ये भी। जिसने प्रश्नों का संकलन किया है वो महत्वपूर्ण सवाल है। बहुत सारे प्रश्न आपको हूबहू पेपर में देखने को मिलेंगे। तो सहकारी जो है होती है, इनके अंदर क्या होती है, एक संस्था होती है, संस्था के अंदर वो सब लोग काम करते हैं। और इसके अंदर सामूहिक जो कृषि होती है उसमें क्या होता है, उत्पादन के साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज में सामूहिक श्रम पर आधारित होता है। ये क्या करते हैं कि उत्पादन करना है, उसके लिए सभी शामिल होकर, सभी साथ में रहकर इसके अंदर काम करते हैं और उसके प्रयास करते हैं और उत्पादन को बढ़ाते हैं। मतलब ये सामूहिक सब साथ में रहकर किसी काम को करते हैं। लेकिन एक ये है जो सहकारी एक संस्था के अंडर काम करते हैं। इसके अंदर क्या है कि साधा सभी रूप से किसानों की सहायता करता है और वस्तुओं की खरीद बेचना, यानी कि जो संस्था बनाएंगे, ये जो संस्था है इनकी सभी तरीके से सहायता करेंगे। जैसे बीजों को बेचना है, बीजों को खरीदना है, या फिर कौन से बीज को उपलब्ध करवाना है, ये संस्था के अंदर ये काम किए जाते हैं। ये संस्था इसका ये ध्यान रखेंगे। और सामूहिक कृषि के अंदर क्या है कि अपने संसाधन यथा जैसे भूमि है, पशुचारण है एवं श्रम आदि को मिलाकर कृषि कार्य करते हैं। अब और इसके अंदर क्या होता है कि संसाधन है, जो कोई भी संसाधन है उनका सामूहिक रूप से उसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। जैसे भूमि है और पशु है या फिर कोई भी है, जितने भी संसाधन है वो सभी एक साथ, ये जो जितने भी लोग हैं उनका सब सामूहिक रूप से क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। फिर इसके अंदर क्या है कि सरकार उत्पादन का लक्ष्य रखती है कि जितना भी लक्ष्य सरकार उत्पादन का लक्ष्य रखा कोई भी, उससे ज्यादा यदि उत्पादन लक्ष्य से ज्यादा यदि कृषि हो गई तो क्या करेंगे, वो सभी को समान रूप से आपस में बांटेंगे या फिर क्या करेंगे, वो सभी एक साथ में बेच देंगे और पैसों को जो है सभी के पास में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब ये कहाँ पर पाया जाता है, ये पश्चिमी यूरोप के डेनमार्क, नीदरलैंड और बेल्जियम के अंदर पाया जाता है, इटली के अंदर, और ये जो है सोवियत संघ के अंदर। और ये जो है इसके अंदर जितने भी मशीनें हैं, इस मशीनों को क्या करते हैं,
भाड़े पर लाया जाता है और सभी के पास से किराया उसको वसूला जाता है और खेती की जाती है। मतलब एक तरीके से दोनों ही मतलब सिमिलर ही है, लेकिन इसके अंदर अंतर है। यानी महत्वपूर्ण अंतर क्या है कि ये एक संस्था के अंदर काम करते हैं और ये जो है मतलब सभी साथ में मिलकर किसी काम को करते हैं। जितने भी कोई भी संसाधन है उस संसाधनों का सभी उपयोग करते हैं। ये महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है सामूहिक कृषि और सहकारी कृषि। अब है चावल। चावल और गेहूं के बारे में प्रश्न पूछा। चावल की खेती के बारे में वर्णन करो या गेहूं की खेती के बारे में वर्णन करो। जो चावल जो है वो उष्ण आर्द्र कटिबंधीय क्षेत्र होता है, उसके अंदर ये चावल बोया जाता है। आपको पता है कि जो चावल और गेहूं है वो हरित क्रांति के समय उसको लाया गया था। अब इसकी जलवायु के बारे में पूछा कि जलवायु कैसे होनी चाहिए, तो आपको क्या लिखना, उष्ण आर्द्र कटिबंधीय। अब जहाँ पर ज्यादा मात्रा में जो बारिश होगी उस बारिश के क्षेत्र वाले भाग में ये चावल बोए जाएंगे। और जितने भी विश्व के अंदर जो चावल बोए जा रहे हैं उसके अंदर भारत जो है स्थान रखता है द्वितीय। यानी पूरे भारत के अंदर चावल जो बोए जाते हैं वो विश्व का दूसरा स्थान है। तो पहला किसका है, चीन का है और दूसरा भारत का है। भारत के अंदर 22.07% ये 2018 का आंकड़ा है, चावल बोए जाते हैं। और दूसरा स्थान के एक चौथाई भाग पर चावल, यानी भारत के अंदर जितने भी चावल बोए जाते हैं उसका एक चौथाई यानी 25% जो भाग है वहां पर चावल बोए जाते हैं। फिर चीन के बाद दूसरा स्थान है, ये बताई दिया आपको। ये कहाँ पर बोए जाते हैं, पश्चिमी बंगाल है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश के अंदर चावल बोए जाते हैं। इसी प्रकार से गेहूं को लिखना है कि गेहूं जो है भारत के अंदर जो अनाज है उस अनाजों के अंदर चावल के बाद में दूसरा स्थान रखता है। और ये जो है इसका जो प्रतिशत है वो 12.8%। विश्व का 12.8% जो गेहूं उत्पादित करता है वो भारत उत्पादित करता है। और ये इसके अंदर इसकी जो जलवायु है वो शीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय, इसको आपको ये लिखना है। और ये जो होता है वो कहाँ पे होता है, मध्य प्रदेश में होता है, पंजाब में होता है, हरियाणा में होता है। ये गेहूं बहुत सारी मात्रा में होता है और राजस्थान में बड़ी मात्रा में होता है। इसके अलावा आपको ऐसा पूछा जाए कि मोटे अनाजों के बारे में विस्तृत से वर्णन करो। मोटे अनाज, तो मोटे अनाज के अंदर किसको शामिल करेंगे, ज्वार है, मक्का है, बाजरा है, इनको शामिल करना है और उनके बारे में विस्तृत से वर्णन करना है। और कोई प्रश्न छूटा हो तो मैं एक बार देख लेता हूं। यही प्रश्न थे और अगले सत्र में आपके बीच में और भी कोई महत्वपूर्ण सवाल है उसको लेकर आ रहा हूं। आप जुड़े रहिए। यदि ये सवाल अच्छे लगे और यदि एग्जाम में आ ही जाए तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अन्यथा आप छोड़ भी सकते हैं। लेकिन मैंने प्रयास ये किया है कि ज़्यादातर जो सवाल हैं इसी जो संकलन मेरा जो संकलन है उसी में से मिले और ज़्यादातर सवाल आपको इसमें से देखने को मिलेंगे। मैं पूरे विश्वास के साथ में कह सकता हूं और इतनी मेहनत की है आपके लिए तो सब्सक्राइब बनता ही है और लाइक बनता है, शेयर करना होता ही है। तो आपसे निवेदन गुजारिश कि आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन वाले बटन पर क्लिक करें और बहुत सारा ढेर सारा प्यार दें। और जितनी भी कोई भी आपकी क्वेरीज हैं, इसके प्रश्नों के बीच में कोई भी इस प्रकार का आपको कोई कन्फ्यूजन रहा हो तो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले सत्र में। आगे जो पेपर होने जा रहा है कल के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।